गुड इवनिंग दोस्तों। आज सीएमए फाउंडेशन का एग्ज़ाम हुआ दिसंबर 10 और पेपर्स ठीक ठाक ही थे, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल लगा नहीं। मैथ्स स्टैट्स नॉर्मली काफ़ी मुश्किल आता है, मैथ्स इस बार इजी आया। स्टैटिस्टिक्स ठीक था, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या फिर इजी नहीं बोल सकते, मॉडरेट था। इकोनॉमिक्स थोड़ा सा ट्रिकी था। लॉ थोड़ा से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे, बट मोर और लेस इजी क्वेश्चंस भी काफ़ी थे। अकाउंट्स इजी था, तो जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पढ़ाई की है, उनको इजी गया होगा। एक्सरसाइज वगैरह में से क्वेश्चन नहीं थे, क्वेश्चन थोड़े से अंडरस्टैंडिंग वाले ही थे, जो नए क्वेश्चन लगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लॉ से। तो कैटेगराइजेशन भी करेंगे आंसर क्वेश्चंस का कि इजी है, मॉडरेट है या डिफिकल्ट है। जो इजी है वो ज़्यादा है लॉ में, इसलिए उसको कुछ मार्किंग नहीं करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ लॉ। तो देखिए भाई कि यहाँ पे कस्टम प्रेसिडेंट तो ये डेफिनेटली सोर्सेस ऑफ लॉ है, लेकिन प्रैक्टिस या ओपिनियन लॉयर्स में कंफ्यूज हो सकते हैं आप। प्रैक्टिस फिर भी सोर्स ऑफ लॉ हो सकता है, कहीं दिया नहीं है बुक में, लेकिन ओपिनियन ऑफ लॉयर्स बिल्कुल भी सोर्स ऑफ लॉ नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, ओपिनियन ऑफ लॉयर्स। ये मीडियम टाइप का क्वेश्चन है। इन इंडियन पार्लियामेंट हाउस ऑफ द पीपल इज कॉल्ड लोकसभा। ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल इज डेफिनेटली कॉल्ड एज लोकसभा, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद द सब्जेक्ट on which law can be made by both central and state is called concurrent list। दोनों जहाँ पे बना सकते हैं, कायदे कर सकते हैं, उसको बोलेंगे कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट इज द लिस्ट जिसपे खाली सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकता है। अ बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड प्राइवेट मेंबर्स बिल, क्योंकि गवर्नमेंट बिल क्या रहता है, जो कोई मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेगा तो गवर्नमेंट बिल रहेगा। फिफ्थ, रिट पिटिशन कैन बी मेड इन द हाई कोर्ट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिट पिटिशन तो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है, हाई कोर्ट का पूछा है, ये 226 है। तो ये इजी ही है, क्योंकि यहाँ में ऑप्शन अगर 32 डाला होता जो कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल नंबर है रिट पिटिशन का, देन इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट। When both parties do not have equal rights and liabilities in a contract, it is called unilateral contract। do not have बोला है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। तो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे दोनों पार्टी को इक्वल इक्वल राइट्स नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रेन टिकट लिया आपने, तो आपका काम हो चुका है, रेलवे को अपना काम करना है, इसलिए यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। A job and notification by a company is only an information for the job to be done, invitation to make an offer for doing job, invitation to start the job, advertisement about the company। तो इसमें से सबसे राइट ऑप्शन है इनविटेशन टू मेक एन ऑफर फॉर डूइंग द जॉब। आपको जो जॉब मिलेगा, ऑफर आएगा, वो आपका ऑफर है। जॉब इनविटेशन मतलब कंपनी ने निकाला कि इतने पोस्ट है हमारे पास और आप मतलब एप्लीकेशन भरिए जॉब का, तो वो इनविटेशन टू मेक एन ऑफर फॉर डूइंग जॉब है। 7B, parties to a contract need not discuss about the contract with others। दिस इज कॉल्ड एज डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायर्स। नहीं, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायर्स मतलब क्या होता है, जो अपने स्कोप में नहीं है। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी हो सकता है क्योंकि ये स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue इन द कॉन्ट्रैक्ट, उसके सिमिलर है कि जो पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट डिस्कस द अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट विद अदर्स, मतलब बाहर वालों को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो ये प्रीवीटी हो सकता है। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आल्सो रिलेटेड विद कंपनीज एक्ट, जो आपको नहीं है, तो इसलिए डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीवीटी इज द राइट आंसर। तो ये थोड़ा सा ऐसा बोलेंगे कि मॉडरेट ही था। ठीक है, मॉडरेट था, इजी भी था, बीच में था। ओके, तो चलो आगे बढ़ेंगे। इंटरविवोज, ये डिफिकल्ट था, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। इंटरविवोज का मतलब है बिटवीन टू लिविंग पर्सन। ओके, इन केस ऑफ रेसिप्रोकल परफॉर्मेंस मीन्स क्या, एक दूसरे के लिए कुछ करना, तो ओनली प्रपोजर विल परफॉर्म, ओनली एक्सेप्टर विल परफॉर्म, बोथ पार्टीज शैल परफॉर्म देयर पार्ट, नन ऑफ द अबव। तो चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, क्वेश्चन भी पूरा पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है। तो बोथ पार्टीज शैल परफॉर्म देयर पार्ट। वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ गुड्स विद कंसिडरेशन इज कॉल्ड, वॉलंटरी ट्रांसफर बोला है मतलब जबरदस्ती नहीं है, वॉलंटरी है। विद कंसिडरेशन बोला है, तो ये क्या है, ये ओनरशिप नहीं है, ये डिलीवरी नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ गुड्स का डिलीवरी के साथ डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स का ओनरशिप का। गिफ्ट होता है लेकिन कंसिडरेशन के साथ नहीं होता, इसलिए आखिरी बचता है डीसेल, विच इज अ वॉलंटरी ट्रांसफर विद कंसिडरेशन, इसलिए ऑप्शन है डी। ये मीडियम टाइप का ही क्वेश्चन बोल सकते हैं आप। पर्सन गिव्स अ प्रपोजल टू अनदर person and dies after few days before it is accepted।
एक बंदा दूसरे बंदे को प्रपोजल देता है और प्रपोजल एक्सेप्ट होने से पहले ही डेथ हो जाती है उसकी, तो उसमें ऑफर इज पूछा है। कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड ही हो जाएगा आपका बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ प्रपोजर, बट ऑफर का क्या होता है? तो ऑफर कुछ लोगों को लगा होगा कि वॉइड, कुछ लोगों को लगा है कि होगा कि रिवोक। तो ऑफर रिवोक का मीनिंग है कैंसिल हो जाना, तो एक्चुअली ऑफर कैंसिल हो जाती है, इसलिए राइट ऑप्शन इज डी। तो ये आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा मीडियम मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था। उसके बाद म्यूचुअल डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी बाय नोवेशन परफॉर्मेंस अल्टरेशन ब्रिज। तो म्यूचुअल डिस्चार्ज, डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट का खत्म हो जाना। तो म्यूचुअल डिस्चार्ज कब होता है? नोवेशन होता है, परफॉर्मेंस हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, अल्टरेशन होगा, वेवर होगा, रिसिशन होगा, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ मिलके कोई नया कॉन्ट्रैक्ट लाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करते हैं, परफॉर्म कर देते हैं। बट ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये म्यूचुअल डिस्चार्ज नहीं है, इसलिए ब्रीच इज द राइट ऑप्शन। ये आप इसको इजी ही मान सकते हैं, मॉडरेट भी मान सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से ये इजी है। उसके बाद रेटिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज प्रोस्पेक्टिव, कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव, रिलेट्स टू ओनली ऑथोराइज एक्ट्स ऑफ द एजेंट, कैन बी डन एट एनी टाइम। तो रेटिफाई करना मीन्स किसी चीज को अप्रूव करना, है ना, कि कोई किसी ने और किसी ने आप हमारी तरफ से कोई काम किया है तो उसको अप्रूव करना। तो इट इज ऑलवेज प्रोस्पेक्टिव। तो रेटिफिकेशन नॉर्मली, प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर में कोई चीज होना, इसके आगे रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पहली सी पहले जो कोई कुछ कुछ चीज हुआ है उसके लिए किसी ने कंफर्मेशन दिया। जैसे कि एजेंट ने कुछ काम किया तो प्रिंसिपल ने वो काम करने के बाद उसको रेटिफाई किया, मतलब एक्सेप्टेंस दिया। तो इट कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव, नॉट ऑलवेज इट इज अ प्रोस्पेक्टिव थिंग, इट कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव, तो बी हो सकता है। बाकी दो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। रिलेट्स टू ओनली ऑथोराइज एक्ट ऑफ द एजेंट, कैन बी डन एट एनी टाइम। तो सबसे ठीक वाला जो बहुत ज्यादा फिट लगता है वो ये है, कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव, इट कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट द ऑड वन, मिस्टेक, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, ये तीनों अगर है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। सो इग्नोरेंस इज द राइट ऑप्शन। दिस इज इजी, दिस वन वॉज डिफिकल्ट, ठीक है, 14th वॉज डिफिकल्ट। चलो, रमेश गेट्स एन अपॉइंटमेंट ऑफर विच रिक्वायर्स हिम टू एक्सेप्ट विद इन 10 days एंड ज्वाइन विद इन 30 days। तो ही कीप्स क्वाइट, रमेश को ऑफर मिली, 10 दिन में एक्सेप्ट करना है, 30 दिन में ज्वाइन करना है। तो मतलब स्पेसिफिकली बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट को किस तरीके से एक्सेप्ट करना है, क्या कंडीशन फॉलो करना है, बट उसने वो चुप बैठा, कुछ किया ही नहीं। तो ऑफर ऑब्वियसली क्या हो जाएगी? रिवोक हो जाएगी ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम, ठीक है। कुछ लोगों ने यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगा दिया कि भाई कितना दिन हुआ बताया नहीं, भाई कितना दिन हुआ बताया नहीं, तो अल्टीमेटली तो 30 दिन होने वाला ही है ना, ठीक है। तो ज्यादा सही आंसर बी ही है। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है? एलियन, एनिमी, कन्विक्ट, अनरजिस्टर्ड कंपनी, नन ऑफ द अबव। तो एलियन एनिमी तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा सकता, जैसे माइनर नहीं जा सकता। कॉन्विक्ट मतलब जिसे जिसको किसी कोर्ट के अंडर सजा मिली है। अनरजिस्टर्ड कंपनी, देखिए कंपनी तो हमेशा रजिस्टर्ड ही होती है, अनरजिस्टर्ड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोई भी, मतलब वो अनरजिस्टर्ड अगर है तो वो अलग एंटिटी नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा पाएगी। इसलिए किसी ऊपर में किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट में कॉम्पिटेंट, नो बडी इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए ऑप्शन इज राइट इज डी। ये डिफिकल्ट था क्योंकि ये नए वर्ड्स यूज किए गए थे जो बुक में नहीं है, ठीक है। तो ये वाला भी आप बोल सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का था क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें ट्रिकी पूछा था। एनी हो, चलो, एक्सेप्टेंस बाय द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द ऑफरी इज नॉट एक्सेप्टेंस एट ऑल। तो सही लग रहा है नॉट एक्सेप्टेंस एट ऑल, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, तीनों, बाकी तीनों ऑप्शन पढ़ेंगे। वैलिड, वैलिड तो नहीं है, बेस्ट फ्रेंड ने एक्सेप्ट करने से कोई फायदा नहीं है। बाइंडिंग प्रॉमिस, नन ऑफ द अबव। तो ए इज द राइट ऑप्शन, ये काफी इजी है। 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अमाउंट टू डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो ऑपरेशन, देखिए कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे होता है, या तो ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है या तो परफॉर्म, मतलब परफॉर्म करने से या पार्टीज के एक्शन से। ऊपर भी ऐसा क्वेश्चन आया था, उसमें पार्टीज के एक्शन से था, यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ लॉ है। तो परफॉर्मेंस पार्टियां करती है, तो ये ऑपरेशन लॉ से ऑफ लॉ से डिस्चार्ज नहीं है। अल्टरेशन भी पार्टीज करती है म्यूचुअली। इंसॉल्वेंसी जो है ऑन द अदर हैंड, वो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ आपको क्या करवाएगा, डिस्चार्ज करवाएगा कॉन्ट्रैक्ट। डेथ इंसॉल्वेंसी, ठीक है।
डेथ, इंसॉल्वेंसी मतलब बैंक्रप्सी, वेवर ऑफ बाय वन पार्टी, ये तो ऑपरेशन ऑफ लॉ नहीं है, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज है, एक्ट ऑफ द पार्टीज, इसलिए राइट ऑप्शन इज सी। तो ये इंसॉल्वेंसी है, ये इजी ही था। एनी रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट क्लियर कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट का रिलेशनशिप है बट क्लियर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो ये क्या हो सकता है, क्वाजा है, कंटीजेंट है, इलीगल है, फॉर्मल है। तो ये दोनों तो नहीं है, फॉर्मल इलीगल, कंटीजेंट भी नहीं है, क्वाजा कॉन्ट्रैक्ट इज द राइट ऑप्शन, ये इजी ही लगा मुझे। प्राइस फिक्स बाय गवर्नमेंट रेगुलेटर इज कॉल्ड डिस्प्लेड प्राइस, कैटलॉग प्राइस, रीजनेबल प्राइस, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस। तो डिस्प्लेड प्राइस तो नहीं है, कैटलॉग प्राइस मतलब मेनू कार्ड वाला प्राइस तो नहीं है, रीजनेबल प्राइस भी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस इज द राइट ऑप्शन। ये मीडियम था क्योंकि इतना मतलब फ्रिक्वेंटली एक्सपेक्ट नहीं करते बच्चे ऐसे वाले क्वेश्चंस। When goods are not existing with the seller at the time of making the contract, they are called फ्यूचर गुड्स, क्योंकि एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके पास कोई वस्तु नहीं है, चीज नहीं है, तो ये फ्यूचर गुड्स है। ठीक है, इजी लगा। इन नॉर्मल सेल बाय शॉप द टाइटल टू गुड्स इज टू कस्टमर इज एविडेंस बाय। तो नॉर्मल शॉप में टाइटल टू द गुड्स कैसे दिखाया जाए, कैश मेमो, कैश मेमो मतलब क्या, रिसीट, इनवॉइस, बिल। तो काफी लोग को कैश मेमो का मतलब पता नहीं है, इनवॉइस और बिल सेम ही चीज है। तो एनी ऑफ द अबव, तीनों में से किसी का भी आपको हो तो आपका टाइटल दिख जाएगा। ठीक है, सेकेंड। सो ये इजी लगा मुझे, थोड़ा सा मॉडरेट बोल सकते हैं इसको, मॉडरेट, क्योंकि अलग तरीके का है। एग्रीमेंट टू सेल डैश डैश एग्रीमेंट ऑफ सेल। तो एग्रीमेंट ऑफ सेल टू सेल प्रेसिड्स एग्रीमेंट ऑफ सेल, agreement of sale succeeds agreement to sell succeeds agreement of sale, happens at the same time with agreement of sale, are not related to। तो देखिए एग्रीमेंट टू सेल मतलब जो सेल होने के पहले, मतलब बाद में जाके सेल होगा तो उसको बोलेंगे एग्रीमेंट टू सेल, इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, फ्यूचर में होने वाली। एग्रीमेंट ऑफ सेल मीन्स एक्चुअल सेल ही है, इसलिए एग्रीमेंट टू सेल हमेशा पहले होगा, बाद में एग्रीमेंट ऑफ सेल होगा, तो ये प्रीसीड्स इज द राइट ऑप्शन। ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, इजी नहीं था। डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट इम्प्टर काफी इजी है, लेट द बायर बिवेयर। इम्प्लाइड कंडीशन मीन्स कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू सैंपल, ऑल ऑफ द अबव, काफी ज्यादा इजी। 26D। डिलीवरेबल स्टेट मीन्स एक्चुअल डिलीवरी, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी बाय सेलर, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी बाय बायर, नन ऑफ द अबव। डिलीवरेबल स्टेट मीन्स नन ऑफ द अबव ही आएगा। ठीक है, ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा बोल सकते हैं आप, क्योंकि काफी अलग तरीके का पूछा है। इन केस ऑफ एग्रीमेंट ऑफ सेल द गुड्स आर, एग्रीमेंट ऑफ सेल में गुड्स आर फ्यूचर गुड, कंटीजेंट गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड। देखिए एग्रीमेंट टू सेल मतलब आगे जाके सेल होगा, अभी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हो रही है। एग्रीमेंट ऑफ सेल में मतलब अभी सेल अगर आप करने वाले हैं तो आपको फ्यूचर नहीं एग्जिस्टिंग गुड्स चाहिए, इसलिए इसको सी बोलेंगे। तो ये भी मॉडरेट ही था। तो क्वेश्चन ये पेज थोड़ा रिपीट हो गया तो मैं आगे चलता हूं। एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स एन एग्रीमेंट ऑफ सेल बाय। तो यहां पे देखिए दो क्वेश्चन पूछे एग्रीमेंट ऑफ सेल, एग्रीमेंट टू सेल वाले, उसका रेफरेंस यहाँ पे दिया है। मतलब कई बार अगर आपको आंसर नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सा रुकिए, बाद में जाकर आपको हिंट मिल सकती है या फिर आपको समझ आ सकता है, इसलिए जल्दबाजी ना करें। थोड़ा सा 100 क्वेश्चन जो है लॉ और अकाउंट के, आपको 2 घंटे है, 2 घंटे में कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स एन एग्रीमेंट ऑफ सेल मतलब पहले एग्रीमेंट टू सेल आएगा जिसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा, और बाद में एग्रीमेंट ऑफ सेल आएगा जो कि एक्चुअल सेल है जिसमें ओनरशिप ट्रांसफर होगा। तो कब होता है ये, तो इस पे कोई बोल सकता है नन ऑफ द अबव, मतलब परफॉर्मेंस ऑफ सेलर और परफॉर्मेंस ऑफ बायर तो ऑप्शन नहीं है, ए एंड बी इज नॉट द राइट ऑप्शन, बट सी एंड डी में से कोई हो सकता है। तो मुझे सी ही लगा, रिस्पेक्टिव प्रेफरेंस ऑफ बोथ बायर एंड सेलर, ऐसा मुझे लगता है। बट अलग अलग जगह पे इसका आंसर नन ऑफ द अबव भी दिया है, तो मैं तो सी लिखूंगा, बट ये मेरे लिए एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सी हो सकता है या डी भी हो सकता है, बट मैं सी मानूंगा। राइट टू रीसेल विथ होल्ड एंड लियन इज अवेलेबल टू, राइट टू रीसेल विथ होल्ड एंड लियन इज अवेलेबल टू अनपेड सेलर, काफी इजी है। दूसरा ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है, सेलर है बट फिर भी पढ़ेंगे, सेलर हु हैज फुली पेड, सेलर हु हैज नॉट बीन पेड विद इन द क्रेडिट एग्रीड क्रेडिट पीरियड।
एक्चुअली इसका मतलब अनपेड सेलर ही है, ठीक है, बट ये इसमें ये तो मतलब ये वाला भी आएगा और कोई और भी सेलर आएगा जिसके पैसे नहीं दिए, इसलिए ये इज द राइट ऑप्शन। तो ये जो है इजी ही है, ठीक है। इन कोर्स ऑफ निगोशिएशन अ बिल गोज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दे आर कॉल्ड ट्रांसफरी, ट्रांसफरी इन ड्यू कोर्स, होल्डर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो ट्रांसफरी तो नहीं है, ट्रांसफरी इन ड्यू कोर्स भी नहीं है, होल्डर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स। देखिए होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है, जिसने गुड फेथ में विथ कंसिडरेशन कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट करके किसी और से लिया है। तो यहाँ पे ऐसे बोला नहीं है, यहाँ पे बोला है खाली किसी और को चला गया तो उसको क्या बोलेंगे निगोशिएशन में, उसको होल्डर ही बोलेंगे। होल्डर इज द राइट आंसर। ये मीडियम था क्योंकि इन दोनों में कॉन्फ्यूजन हो सकता है, बट होल्डर इज द राइट आंसर। इन केस ऑफ चेक द ड्रॉवर इज तो चेक में ड्रॉवर कौन रहता है, तो ड्रॉवर तो हमेशा मतलब अकाउंट होल्डर रहेगा, ड्रॉ भी हमेशा बैंक रहेगा, पे कोई भी हो सकता है। तो ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ये थोड़े से अलग पूछ रहे हैं ना सवाल, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आपको इजी हो जाएगा, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है फंडामेंटल तो मुश्किल हो जाएगा। तो इंस्टीट्यूट ने अंडरस्टैंडिंग चेक किया इस बार। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज कैन बी पेई ऑल्सो, तो पार्टीज पेई कौन हो सकता है, तो पेई मतलब जिसको पैसा मिलने वाला है। तो ड्रॉ भी तो नहीं हो सकता, डेटर भी नहीं हो सकता, ड्रॉवर जरूर हो सकता है, ये इजी ही है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। करेंसी नोट is a clear promissory note, a bearer promissory note, not a promissory note though having all the features of the promissory note। देखिए क्लियर कट बुक में दिया हुआ है कि करेंसी नोट, हालांकि उस पर गवर्नर का प्रॉमिस होता है पे करने का, बट इट इज नॉट अ प्रोमिसरी नोट बट इट हैज ऑल द फीचर, इसलिए ये डी है, सी है। तो ये इजी क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लेकिन, ठीक है। इन मतलब जिसने पढ़ाई नहीं किया है उसको नहीं आएगा, पढ़ाई किया है उसको आ जाएगा। इन केस ऑफ डिसऑनर चेक द नोटिस बाय बैंक इज गिवन टू, तो ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है। देखिए केस चेक जब डिसऑनर होता है तो बैंक का जो नोटिस है, वैसे एज सच नोटिस कुछ नहीं भेजता वो, उसको बोलते हैं चेक रिटर्न मेमो या चेक रिजेक्ट मेमो, ठीक है। तो ये जाता है पेई को, मतलब जिसने चेक डिपॉजिट किया, जिसको पैसा मिलने वाला, तो उसको जाता है कि भाई आपको पैसा नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। तो ड्रॉवर को कोई नोटिस नहीं जाता है, पेई को नोटिस जाता है, फिर पेई बाउंस ऑफ द चेक हुआ इसलिए ड्रॉवर को नोटिस भेजेगा विद इन 30 डेज, है ना। तो ये मॉडरेट या डिफिकल्ट भी बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है, इसको डिफिकल्ट बोल देंगे हम लोग, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बियरर, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन अगेन। तो बियरर को कौन सा इंस्ट्रूमेंट पे नहीं कर सकते, देखिए अगर सोर्सेस का देखें तो बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट एज पर आरबीआई गाइडलाइन बियरर पेएबल टू बियरर किया नहीं जा सकता, बट बुक में दिया है बियर किया जा सकता है। तो आ, या तो ऑप्शन डी है या तो ऑप्शन सी है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी होगा तो मार्क ले लीजिए आप, बट सोर्सेस कई सारे हैं जिसमें बोथ ए एंड बी डी दिया है। ए चेक इज ड्रॉन, तो ये डिफिकल्ट ही क्वेश्चन है। ए चेक इज ड्रॉन ऑन एनी पर्सन, एनी बैंक इन द वर्ल्ड, एनी स्पेसिफाइड बैंक। तो एनी बैंक तो नहीं है क्योंकि आरबीआई पे तो चेक नहीं ड्रॉ कर सकते ना हम लोग, तो एनी स्पेसिफाइड बैंक, तो ये भी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। इन केस ऑफ डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक में क्या डिफरेंस है, कौन सा डिफरेंस रॉन्ग है, बोथ हैव थ्री पार्टीज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सॉरी, तो बोथ हैव थ्री पार्टीज, ये तो सही है, ठीक है। बोथ हैव डेट्स, ये भी सही है। बोथ हैव डेफिनेट पी, पी भी फिक्स है। बोथ आर टू बी एक्सेप्टेड बाय ड्रॉइंग, तो इसमें चेक का एक्सेप्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, चेक नीड नॉट, चेक डज नॉट नीड एनी एक्सेप्टेंस फ्रॉम ड्रॉइंग, तो इसलिए डी इज द राइट ऑप्शन, तो ये इजी था। विच स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो check can be drawn by any, drawn on any bank, signature is not required in promissory note, गलत है, गलत है। नेम ऑफ द पे शुड बी देयर इन बिल ऑफ एक्सचेंज, नो एक्शन कैन बी टेकन इफ द चेक इज डिसऑनर्ड। तो ए बी एंड डी गलत है, सी राइट है, तो ये इजी ही था, नेम ऑफ द पे होना चाहिए। अ चेक हैज टू बी प्रेजेंटेड टू द बैंक ऑफ द पे विद इन डैश डैश डेज ऑफ इशू। देखिए कुछ लोगों ने यहाँ पे सिली मिस्टेक कर दिया, 30 डेज लिखा, बट यहाँ पे 3 मंथ्स होता है,
3 मंथ्स का मीनिंग है अप्रोक्सीमेटली 90 डेज, तो इसलिए ये थोड़ा सा ये इजी है यार, मतलब इजी ही था, अप्रोक्सीमेटली खाली 90 डेज है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन विद कलीग्स इज कॉल्ड, गॉसिप नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि गॉसिप ऐसे होता है कि कोई एक बंदा अकेले अकेले में काफी लोग को बता देता है, ठीक है। तो कलीग्स के बीच में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, उसको ग्रेप वाइन बोलेंगे, ग्रेप वाइन इज द राइट आंसर, ये मीडियम टाइप क्वेश्चन है। इंस्ट्रक्शन फ्रॉम बॉस टू सबऑर्डिनेट इज कॉल्ड, बॉस से सबऑर्डिनेट मतलब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया, काफी इजी है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रेफरेंसिंग, तो रेफरेंसिंग का फीचर कौन सा नहीं है? रेफरेंसिंग मतलब राइटिंग का जो स्किल है, उसमें रेफरेंस हम लोग जो देते हैं आर्टिकल में, उसको बोलते हैं उसको, उसका फीचर क्या है? मतलब ओरिजिनल आइडिया ऑफ द ऑथर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, प्रिपेयर्डनेस ऑफ द ऑथर, आइडेंटिफाइंग द सोर्स। तो आइडेंटिफाइंग द सोर्स ये तो फीचर ही है उसका रेफरेंसिंग का सबसे पहले, तो ये तो नहीं है। प्रिपेयर्डनेस ऑफ द ऑथर, तो प्रिपेयर्डनेस ऑफ द ऑथर भी नहीं, प्रिपेयर्डनेस ऑथर बोल सकते हैं, क्योंकि मतलब ये रेफरेंसिंग का फीचर बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ऑथर सारी चीजें कहीं कहीं से डाटा लिया तो प्रिपेयर किया, तो ये भी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, तो टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए रेफरेंस हमको चाहिए, इसलिए ये भी फीचर है, क्योंकि यहाँ पूछा है कि विच इज नॉट अ फीचर, तो ये फीचर है, इसलिए ये भी राइट आंसर नहीं है। ओरिजिनल आइडिया ऑफ द ऑथर जो है वो रेफरेंस में नहीं आता, रेफरेंस में सारे ऐसे आइडियाज आएंगे जो ऑथर का ओरिजिनल आइडिया नहीं है, इसलिए ए इज द राइट आंसर, ये डिफिकल्ट ही था। When long cumbersome process is shown easily through graphical mode, it is called PowerPoint, core color coding, flowchart, graphical presentation। तो देखिए इसका प्राइमा फेस ऐसा लगा कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, बट इट इज नॉट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, इट इज फ्लो चार्ट। कोई भी ऐसी डिफिकल्ट प्रोसेस अगर ग्राफिकल मोड में ऐसे यस नो या फिर फ्लो वाले मेथड से समझाएंगे तो उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। इसका डेफिनेशन आप बुक में देख लीजिए, ये मॉडरेट बोल सकते हैं आप। विच रिपोर्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल कंपनीज, तो ये मार्केटिंग रिपोर्ट का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, एचआर का भी स्ट्रक्चर नहीं होता, रिसर्च का भी नहीं होता। एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है उसका लेकिन क्या सारे कंपनियों के लिए यूनिफॉर्म फीचर है, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो दिया कहाँ पे है, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट जो इंटर में सिलेबस में है। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा डिफिकल्टी क्वेश्चन था, बट कॉमन सेंस से लोग सॉल्व कर पाए इसको, ठीक है। कॉमन सेंस या फिर थोड़ा सा ज्यादा जानकारी होना, तो एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट इज द राइट आंसर, बी। विच इज नॉट अ साइकोलॉजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन, इजी है ये। इमोशन साइकोलॉजिकल है, हेलो साइकोलॉजिकल है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड साइकोलॉजिकल है, प्रॉपर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल नहीं है, तो ये आपका हो गया। तो ये ठीक है, इजी है ये वाला। इन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन विच बैरियर टू कम्युनिकेशन इज नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ पर्सन, तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो फिजिकली मीट नहीं करता, कौन सा ऐसा बैरियर है जो कंट्रोल में नहीं है? लैंग्वेज आपके कंट्रोल में है, बॉडी लैंग्वेज भी है, नेटवर्क डिस्टर्बेंस मतलब ऑनलाइन जैसे आप वीडियो देख रहे हैं कोई प्रॉब्लम आ गया तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ये नेटवर्क डिस्टर्बेंस इज द राइट ऑप्शन। वॉल्यूम ऑफ वॉइस इज ऑल्सो आपके कंट्रोल में है, तो ये इजी ही था। ये इजी कब होगा? जब आप पूरा पढ़ाई किए होंगे तब। अगर आपने छोड़ा होगा बिजनेस कम्युनिकेशन तो आपको इजी नहीं लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। स्टेज 1 ऑफ इंटरकल्चरल सेंसिटिविटी, ये डिफिकल्ट बोल सकते हैं आप। देखिए इंटरकल्चरल सेंसिटिविटी मतलब दूसरे कल्चर के बारे में आप अनकंफर्टेबल होते हैं पहले, तो पहले तो आप क्या करते हैं, डिनायल में रहते हैं, आपको लगता है कि आपका कल्चर ही सबसे बेस्ट है ठीक है, तो ये डिनायल इज द फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट लेवल, तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद व्हेन अ पर्सन बिलीव्स हिज और हर कल्चर इज सुपीरियर टू अदर्स, इट इज कॉल्ड ईगोइज्म, सेल्फिशनेस, एथ्रोसेंट्रिज्म, नन ऑफ द अबव, तो ये एथनोसेंट्रिज्म है, ठीक है। खुद का कल्चर अगर सुपीरियर लगे बाकी से, उसको एथनोसेंट्रिज्म बोलेंगे, बुक में डेफिनेशन दिया है, तो ये इजी ही था। व्हेन अ मैनेजर कम्युनिकेट्स विद हिज स्टाफ द ऑडियंस इज कंसिडर्ड टू बी, अभी देखिए मैनेजर अगर अपने स्टाफ के साथ बात कर रहा है, सबऑर्डिनेट्स के साथ, तो ये फ्रेंडली ही होगा ना, हॉस्टाइल क्यों होगा? तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, मॉडरेट बोल दीजिए इसको। बट ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा तो आप अप्लाई ठीक से नहीं कर पाते, प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे आप, ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज आगे जाके इंटर में फाइनल में काफी ज्यादा एप्लीकेशन बेस भी आएगा। तो अभी के लिए रुकते हैं, लॉ के आंसर की तो हो गई, इसमें इकोनॉमिक्स की थोड़ी देर में डाल देंगे, स्टैट्स की भी डाल देंगे। तो इसमें एक काउंट करते हैं कि मीडियम या डिफिकल्ट कितने हैं, तो मीडियम देखिए 1,
ठीक है, एक है डिफिकल्ट, एक दो, डिफिकल्ट दो, मीडियम दो, डिफिकल्ट तीन, मीडियम दो, मीडियम तीन, मीडियम तीन, तीन तीन हो गया, मीडियम, मीडियम चार, मीडियम पाँच, डिफिकल्ट चार, पाँच चार, पाँच पाँच हो गया, डिफिकल्ट भी पाँच, छः डिफिकल्ट, मीडियम पाँच, मीडियम मीडियम मीडियम, तो मीडियम आठ, डिफिकल्ट छः, मीडियम नौ, डिफिकल्ट छः, मीडियम दस, डिफिकल्ट छः, डिफिकल्ट सेवन, मीडियम दस, बारह, मीडियम, डिफिकल्ट नौ, ग्यारह डिफिकल्ट, बारह मीडियम, तेरह मीडियम, चौदह मीडियम, तो चौदह मीडियम, ग्यारह डिफिकल्ट। ठीक है, तो ऐसा मान लीजिए कि पंद्रह मीडियम, दस डिफिकल्ट, तो पच्चीस इजी थे। तो पच्चीस में से अगर आप बीस भी आ जाए आपको तो वैसे ही पास हो जाते हैं। ऊपर से मतलब पच्चीस में से है ना 25 जो इजी थे, ठीक है, 25 इजी क्वेश्चन में आपका हिट जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग राइट आंसर इज 80%, तो आपके 20 मिल जाए यहाँ पे। 15 जो मीडियम है उसमें आपका प्रोबेबिलिटी कितना हुआ, लेटेस्ट से 50%, तो 15 में से 50% ऑन द कंजर्वेटिव साइड लेते हैं हम लोग, सात। ठीक है, सात राइट आएंगे। और जो बाकी 10 जो डिफिकल्ट है उसमें से आप मान के चलिए कि खाली 20% आएंगे आपके, ठीक है, वो भी तुक्के से, तो दो। तो बेसिकली इसमें ही 29-30 हो जाता है ना, तो लॉ वॉज इजी। ओवरऑल लॉ में पासिंग डिफिकल्ट नहीं था। चलो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।